नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि तन मन धन से अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आपके हाथ की लकीरें भी जगह बदल लेती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव तो लगा हुआ ही रहता है, लेकिन उससे हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नई सुबह, हल्की ठंडक और वातावरण तो बहुत ही खूबसूरत है। तो हमेशा की तरह बिहार बिहान जो है अनमोल वचन लेके आपके पास आता है, ताकि आप उसको अपने जीवन में उतार सके, उनसे कुछ प्रेरणा ले सके जो हमारे महापुरुषों ने कही है। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। कहते हैं डाकघर। डाकघर जो है ये एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है जिससे हर एक की यादें जुड़ी हुई है। चाहे वो चिट्ठी हो, चाहे वो किसी का संदेश एक दूसरे को पहुंचाना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डाकघर से जानने की आवश्यकता है। बहुत कौतूहल का हमेशा से विषय रहा है कि आखिर वो कैसे होता है, कैसे संचार होता है, कैसे विस्तार होता है, क्या सेवाएँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है, क्या नई योजनाएँ हैं, क्या नई नीति है। इन सारी विषयों पे बात करेंगे और हमारे साथ आज बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। और उनसे रूबरू करवाने से पहले आपको उनके बारे में हमें क्लिप के माध्यम से बताना चाहेंगे, ताकि आप और हम बहुत ही बेहतर तरीके से उनको जान सकें। वैसे उनको तो परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे साथ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार सर मौजूद हैं। उनसे रूबरू कराने से पहले आपको उनसे एक छोटे से क्लिप के माध्यम से दिखाते हैं। आइए देखते हैं क्लिप। हौसले बुलंद हो और कुछ करने का जुनून हो तो कठिनाइयाँ भी मोम बनकर पिघल जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार के बारे में। उन्होंने NIT, IIT और LLB की पढ़ाई करने के बाद भारतीय डाक विभाग में सेवा की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डाक विभाग को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कई तरह की कार्यक्रमों की शुरुआत की जो समाज और पर्यावरण के विकास में मददगार साबित हुआ है। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। सामाजिक कार्यों के अलावा उनकी लेखन और फिलेटली में गहरी रुचि है। उनकी सफलता का राज सरलता और नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने की क्षमता है। उनका कहना है, कुछ लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो इसके लिए नियत होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी सफल होते हैं क्योंकि वे निर्धारित होते हैं। स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, से शुरुआत करेंगे आज आपके साथ कि आपने NIT, BTech, IIT रुड़की, MTech के आप पूर्व छात्र रह चुके हैं और फिर 1993 में आपने भारतीय डाक विभाग में सेवा शुरू की। तो कैसे शुरुआत की, कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ? जैसा आपने पहले बैकग्राउंड में हमारे विभाग के बारे में बताया, बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन आपने दिया। और जहाँ तक शुरुआत की बात है तो बचपन से जैसे अन्य बच्चों का लाइफ हमेशा एक्साइटिंग रहता है, एक्साइटमेंट से भरा रहता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ सिर्फ खुशियाँ ही रहती है। आज भी हम लोग उन बातों को याद करते हैं तो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो हमने भी अपने गांव के स्कूल से शुरू किया। उसके बाद एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था, उस समय अभी भी होता है, उसके द्वारा मैं देवघर में पढ़ाई किया। फिर अनेक स्कूलों से पास करके मैं इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया, BTech किया, MTech किया, फिर मैं MBA भी किया, लॉ भी किया। और उसके बाद कुछ दिन इंजीनियरिंग का जॉब करने के बाद, कई इंजीनियरिंग का जॉब करने के बाद ध्यान में आया या निर्णय लिया कि सिविल सर्विसेज लिखना चाहिए। और सिविल सर्विसेज लिखने के बाद हम लोग यहाँ इंडियन पोस्टल सर्विस ज्वाइन किए 93 में। और आज हम 25 में आपके सामने बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में हाजिर हैं। जी, यही छोटी सी ब्रीफ संक्षिप्त यात्रा है।
और सर, इस यात्रा में आपने डाकघर को परिवर्तित होते भी देखा होगा। चिट्ठियों के दौर से कब हम डिजिटल दौर में आ गए, वो सारी चीज़ें आपने देखी। उसके बारे में बताएं कि क्या चेंजेस आपने देखे। काफ़ी डाकघर तो पूरा ही बदल गया। कोई एक संस्था जो सबसे ज़्यादा बदला हो, जो कि बियॉन्ड रिकॉग्निशन हो गया हो, तो डाकघर। खास करके इसकी सेवाएं, इसकी तकनीक बिल्कुल ही बदल गई। हम लोग के आने तक चिट्ठियों का भरमार था। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था, जब मैं जीपीओ में था, मैं पटना के का सीनियर सुप्रिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस था, मुजफ्फरपुर में था, तो एक एक दिन एक एक पोस्टमैन के बीट में कहीं कभी कभी 1,000 चिट्ठी होती थी। अभी सैकड़ा में होता है, सैकड़ों में होता है, मात्र हजार नहीं पहुँचता है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदला, वो चिट्ठियों की संख्या जो मुख्यतः बदली, वो हस्तलिखित पत्रों की संख्या बदली। चिट्ठियों की संख्या में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। जो व्यावसायिक पत्र हैं, जो कार्यालय के पत्र हैं, जो अनेक तरह के पत्र हैं, पार्सल्स हैं, वो कई गुना बढ़े हैं। घटा क्या है? जो हस्तलिखित पत्र हैं। अब हम लोग करीब करीब हाथ से पत्र लिखना का बंद ही कर दिए हैं। ये बड़ा चेंज आया है सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। अभी हमारे देश में हार्डली 6 से 7 चिट्ठी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लिखते हैं, जबकि जो विकसित देश है, फ्रांस है, स्वीडन है, यूके है, जर्मनी है, यूएस है, वहाँ लोग सैकड़ों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पत्र लिखते हैं, सैकड़ों में। जबकि हमसे बहुत आगे हैं, हमसे ज़्यादा विकसित हैं। तो ये तकनीक की बात नहीं है, दिस इज नॉट ड्यू टू टेक्नोलॉजी ओनली। दिस इज कि हम लोग का जो सोशल ट्रांजिशन, जो सोशल लाइफ है या नेशनल लाइफ है, वो ट्रांजिशन के स्टेज में है। हम लोग विकासशील देश होने के चलते अभी क्लैरिटी नहीं है कि लाइवलीहुड और लाइफ का जो गैप है, जो फ़र्क है, उसको हम लोग फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, तकनीक से जो कर रहे हैं, जो लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में कर रहे हैं, जो डिजिटल आइडिया पर काम कर रहे हैं, वो आपका लाइवलीहुड है। बट एक उसके जो लाइवलीहुड का पर्पस होता है लाइफ, जिससे आप इंजॉय करते हैं, जिससे आप हैप्पी होते हैं, जिससे आप लोगों से बहुत अच्छे से गहरे संबंध बनाते हैं, जो सामाजिक सरोकार डेवलप होता है, का विकास होता है, उसका संबंध टेक्नोलॉजी से नहीं, व्यक्ति के आहार व्यवहार से होता है। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जीवन के नाजुक पहलू हैं, जिसमें कि पेंटिंग करना, पत्र लिखना, बर्ड वॉचिंग करना, आसमान देखना घंटों, पेड़ को देखना, पेड़ को झूमते हुए देखना, पेड़ को नाचते हुए देखना, आप अगर गौर करेंगे तो ध्यान नहीं आएगा कि कब हम लोग आसमान देखें। हम लोग इतना बिजी हो गए अपनी लाइफ में या लाइवलीहुड के चक्कर में या अनेक चीज़ों में। तो ये फ़र्क ने इस हमारे पत्र लेखन पर भी असर डाला है। लेकिन बाकी एरिया में तकनीकी का बहुत फ़ायदा हुआ है, प्रोफेशन का बहुत फ़ायदा हुआ है। आज हमारी कोई भी डाकघर, पूरे देश में कोई डाकघर नहीं है जो कि ऑनलाइन नहीं है, कोई भी डाकघर नहीं है जो सीबीएस से जुड़ा हुआ नहीं है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, 1,66,000 डाकघर एक नेटवर्क पर हैं। विश्व में ऐसा कोई भी नेटवर्क नहीं है, चाहे डाकघर का हो चाहे बैंकिंग का हो, जो एक ही नेटवर्क जो है में इतने संख्या में डाकघर हैं। गांव का जो डाकिया हमारा पत्र बांटने जाता है आपको आपके घर पर, उसके बाद भी एक किट रहता है और एक मोबाइल रहता है जिससे आपका वो पत्र भी बांटता है, आपका अकाउंट भी वहाँ खोल सकता है, आपको वहाँ पैसा भी दे सकता है, आपका आधार अपडेशन कर सकता है। मतलब चलता फिरता डाकघर है वो हमारा डाकिया, एक मोबाइल के साथ, एक किट के साथ। माने आप डाकघर की सारी सेवाएं उनसे ले सकते हैं, सारी सेवाएं अपने द्वार पर। तो हम लोग कहते हैं डाकघर आपके द्वार, या डाकिया आया बैंक लाया। पहले हम लोग कहते थे डाकिया आया डाक लाया, अभी डाकिया आया बैंक लाया, डाकिया आया आधार लाया, डाकिया आया पार्सल लाया, डाकिया आया पार्सल बुक किया। ढेर सारी सेवाएं, कोई सेवा ही नहीं है जो कि हमारा डाकिया चलता फिरता
एक मोबाइल किट से आपको नहीं दे सकता है। इतना बड़ा चेंज आया है। हम लोग 200 तरह की सेवाएं आज डाकघर से एक छत के नीचे एक खिड़की से देते हैं। मतलब डाकघर चिट्ठी तो बांटता ही है, लेकिन आज की तारीख में सेवा बांटता है ज़्यादा। हम लोग सेवा बांटते हैं आज की तारीख में, वो हमारा कार्यक्षेत्र हो गया है। इतनी सेवाओं को हम लोग देते हैं। आप अगर 10 सर्विस की ज़रूरत आपको पर डे है तो 6, 7, 8 सर्विस हम डाकघर से देते हैं। हम आपका आधार बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, जीवन प्रमाण पत्र बनाते हैं, पता नहीं आपका विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आयुष्मान बनाते हैं, आपका EMI जमा कर सकते हैं, टैक्स जमा कर सकते हैं, फी जमा कर सकते हैं। आप सोचिए कुछ भी, आप रिजर्वेशन हमारे यहाँ से करवा सकते हैं, ट्रेन का टिकट कटवा सकते हैं, आप विदेश से पैसा सेकेंड में मंगवा सकते हैं, आप विदेश हमारे यहाँ से सामान भेज सकते हैं। हम निर्यात को बढ़ावा देते हैं, डाकघर निर्यात केंद्र चलाते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल है। CAA जो होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसका अनुपालन हम लोग ही करते हैं, लोगों को सिटीजन बनाने का। और सौभाग्य की बात है कि हाल में हम लोग ने बिहार में पहले एक व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया है जो बांग्लादेशी थे, आरा में जी। तो इस तरह की ढेर सारी सेवाएं हैं, पूरा बदल गया। पहले जो हम लोग चिट्ठी बांटने की सेवा में थे, अब हम लोग सेवा बांटने की सेवा में हैं। हम लोग एक पोस्ट ऑफिस चलाते हैं जिसमें जहाँ के आप गिफ्ट खरीद सकते हैं, सोवेनियर खरीद सकते हैं। हम लोग फिलैटली के दुनिया में हैं जहाँ डाक टिकट संकलन करते हैं, आप इतिहास को जानते हैं, धरोहर को जानते हैं, विरासत को जानते हैं। तो डाकघर जो है एक पूरा फुल पैकेज है जी। चिट्ठी लिखने में कमी आई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चिट्ठी लिखना, चिट्ठी पढ़ना अपने में एक बहुत ही आनंददायक अनुभव है। बिल्कुल, अब तो सिर्फ सरकारियाँ चिट्ठी आती है जी। बस, क्योंकि एक दूसरे को खत लिखना अब तो शायद ये डिजिटल दुनिया में खत्म ही हो गया है। बहुत ही दुखद है, क्योंकि जब पत्र लिखते हैं किन्हीं को आप, तो उनसे आप बाद में मिलते हैं, अपने आप से पहले मिलते हैं। पत्र लिखना एक छोटा मोटा योगा है जिसमें आप पूरे मनोयोग से किसी को याद करते हैं, अपनी स्थितियों को याद करते हैं और उसको अपने हाथों से कुरेदते हैं। एक पत्र जब जाता है तो सिर्फ एक संदेश नहीं जाता है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई हैव रीच्ड, नॉट दिस मच, बियॉन्ड दैट। ये आपके साथ आपके पसीने जाते हैं, आपकी खुशबू जाती है, कभी आप परफ्यूम लगा देते हैं, कभी आप डिजाइनदार पत्र रखते हैं, कभी आप उसमें भभूत डाल देते हैं, कभी प्रसाद का 2 टुकड़ा डाल देते हैं, कभी बहुत इमोशनल होते हैं तो कुछ पैसे डाल देते हैं। तो एक पत्र जो जाता है फुल पैकेज है। एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में संबंध बनाने का, इससे जब मैं तो कई बार बोलता हूँ कि अगर कोई भी 2 संबंध में कि गर्माहट में कमी आए, तनिक भी कमी आए, तो आप हाथ से पत्र लिख के भेजिए, देखिए उसमें क्या उछाल आता है। और फिर हम लोग आगे थोड़ा मजाक के टोन में ही बोलते हैं कि जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, तो संबंध को सुधारने के लिए लेटरोपैथी है। आप पत्र लिखें और आपके संबंध में इतनी गहराई आएगी जी। क्योंकि आप हाथ से बना हुआ कोई भी चीज़, आपके हाथ से बना हुआ चीज़ का एक अलग वैल्यू है। माँ के हाथ का खाना हम लोग किसी 7 स्टार होटल में खा लें, लेकिन वो कभी भूल नहीं सकते हैं। सही बात है। तो हस्तलिखित पत्र, हाथ से बना हुआ हस्तकरघा हो या हाथ से हस्तनिर्मित हस्तशिल्प, जब आप बनाते हैं तो उसमें सब कुछ के साथ साथ इमोशन साथ में जाता है जी। और दिस इज ए वेरी हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लेटर के साथ सिर्फ संदेश नहीं ट्रेवल करता है, आप ट्रेवल करते हैं पार्शियली, आपकी भावनाएं भी जाती आपकी हैं। भावनाएं जाते हैं, आप छोटे मोटे रूप में आप ट्रेवल कर जाते हैं। इसलिए जब भी हम पत्र लिखते हैं और पत्र पढ़ते हैं तो मन मिजाज में, दिल दिमाग में एक नई बहार आती है और हम लोग कोई दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जिसमें कि आनंद ही आनंद होता है। जी, इसलिए हम लोग कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपके द्वारा, सारे मीडिया के द्वारा, सारे लोगों से को अपनों को अपनी बात कहें, एक पत्र लिखें, क्योंकि चिट्ठी जोड़े दिल के तार।
क्या बात है। और उम्मीद करते हैं कि आज की जनरेशन भी जो है वो इस चिट्ठी को समझे और इसकी महत्वता को समझे। सर आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही, खास करके अब जो बिहार है हमारा वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दे रहा है। उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आपने निर्यात की भी बात कही और बढ़ावा की भी बात कही। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम बड़ा करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो और बहुत पजल हो जाते हैं उसमें। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना जी? हमारे यहाँ तो हम लोग देखिए, डाकघर एक ऐसा चैनल है जो कि गांव को ग्लोबल स्तर पर ले जाता है। एक गांव में कोई प्रोडक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, अगर उसको न्यूयॉर्क पहुंचाना है तो एक ही जरिया और सबसे अच्छा जरिया है डाकघर। हम लोग इसलिए कहते हैं डाकघर आए निर्यातक बनकर जाएं। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से लोगों को निर्यात करने के सारे फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनको सहायता करते हैं। उनका निर्यातक बनने का जो लाइसेंस होता है या कोड होता है वो हम लोग बनवाते हैं, और बहुत आसानी से बनवाते हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं। फिर कैसे ग्राहक खोजना है विदेशों में, उसके लिए हैंड होल्डिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इसका बाद जब आप भेजना की तैयारी करते हैं तो आपका हम पैकेजिंग कर देते हैं। जैसे पैकेजिंग विदेशों में चाहिए वो पैकेजिंग हम लोग कर देते हैं। आपके कागजात, डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहते हैं, वो वीडू हम लोग कर देते हैं लोगों के लिए। फिर आपका कस्टम क्लियरेंस के लिए जो जो चाहिए उसकी व्यवस्था और कस्टम क्लियरेंस करवाने का जिम्मा हम लोग लेते हैं। तो आप अगर अपने सिर्फ निर्यात पर फोकस करें, उसकी क्वालिटी पर फोकस करें, उसके एलिजिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट पर फोकस करें, तो बाकी काम करीब करीब 80-90% काम हम लोग करवा देते हैं और बहुत आसानी से आपको निर्यातक बना देते हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए और बहुत सेटिस्फैक्शन है कि आज तक हम लोगों ने करीब 2500 निर्यातक बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ निर्यात का कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है, बहुत तो पुरानी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ निर्यात की है। निर्यात के क्षेत्र में बिहार का कंट्रीब्यूशन 0.5 to 5-6 या 0.6% ही है पूरे देश में। लेकिन डाकघर निर्यात के क्षेत्र में पूरे देश का जो निर्यात है डाकघर के द्वारा, उसमें 10% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हम लोग का है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और बहुत आसानी से लोगों को निर्यातक बनाते हैं। सिर्फ निर्यातक नहीं बनाते हैं, मतलब कि आप गांव के किसी बात को अगर विदेश तक पहुंचा देना है तो वी आर द बेस्ट सोर्स। मनी ट्रांसफर करना है, पैसा मंगवाना है, अपने कर्मचारियों को पैसा बंटवा देना है, आपको किसी तरह अकाउंट खोलना है, आपको हमारे यहाँ करंट अकाउंट खुलवाना है, आपके यहाँ एक QR कोड लेना है, आपको बैंकिंग का वॉलेट लेना है, जो आपका पे गूगल पे वगैरह वगैरह होता है, या मैंने ये सब जो होता है पेटीएम वगैरह होता है, वो भी हमारे यहाँ है। मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे यहाँ नहीं है, जिसका कि लाभ लोग गांव में नहीं उठा सकते। देखिए, बड़े शहरों में अनेक उपाय हैं, अनेक जुगाड़ हैं, अनेक व्यवस्था है, अनेक एवेन्यूज हैं। गांव में भी सारी सेवाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं जो पटना या मुंबई या दिल्ली या बेंगलोर में उपलब्ध है। तो जो डिजिटल डिवाइड है उसको हम लोग बहुत हद तक पाटे हैं और कंटिन्यूस प्रयास जारी है, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन गांव तक वो सारी सेवाएं हैं जो बेंगलोर में है, जो दिल्ली में है, जो पटना में है। तो डिजिटल डिवाइड को हम लोगों ने अपने स्तर पर खत्म कर दिया है। जी, इस विषय पर और बात करेंगे, लेकिन सर ये पटना जीपीओ को बिहार विकास परिवर्तन योगदान में दूसरा सबसे बेहतरीन संस्था के रूप में देखा गया, इसके बारे में कुछ बताएं। पटना जीपीओ तो पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत है बिहार की और पटना की। बहुत बड़ी बड़ी बातें उससे जुड़ी हुई है। जैसे आपको जानकर बेहद खुशी होगी, आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि विश्व का पहला डाक टिकट, विश्व का, जिसको कॉपर टिकट कहते थे, 3 डायमेंशनल था, वो भारत से, बिहार से, पटना से जारी हुआ था और उसी जगह से जारी हुआ था जहाँ जीपीओ है। उस समय उसका नाम जीपीओ नहीं था, उस समय
डाकघर, उस एक जगह का नाम बांकीपुर था और शहर का नाम अजीमाबाद था। तो जो टोकन जारी हुआ था उसका नाम अजीमाबाद 51 और अजीमाबाद 52 था, विश्व का पहला। तो उस डाकघर से जुड़ा हुआ है, उस जीपीओ से यादें जुड़ी हुई है। अरे अभी 117-18 वर्ष के हो गए हैं। हम लोग ने अभी हाल में एक डाक टिकट जारी किया है जीपीओ पर, और कॉपर टिकट दोनों को लेते हुए, क्योंकि कॉपर टिकट का 250 साल हो गया। जो फर्स्ट टिकट जारी हुआ था विश्व का, वो 1773 में जारी हुआ था, 1773 में। उसके बाद जो पेपर का टिकट आया वो 1840 में जारी हुआ इंग्लैंड से, कितने दिनों के बाद, 67 साल के बाद। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार एंड पटना एंड दैट जीपीओ। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये, गोथिक कहते हैं स्ट्रक्चर, ये मैंने गोथिक स्ट्रक्चर में है ये। और ये वो 4-5 बिल्डिंग 1910-11 में इसके आसपास बनने शुरू हुए थे, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट, पटना जीपीओ, पटना सेक्रेटेरिएट, पटना म्यूजियम, ये सब एक साथ बनना शुरू हुआ था, सबके साथ, जिसके साथ पटना पटना लगा हुआ है। तो उस समय का बना हुआ है। 17 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुआ था बनना। एक मुनिंग्स थे जो इसके आर्किटेक्ट थे। तो ढेर सारी बातें हैं। सिर्फ 6 लोगों के लिए एक डाकघर शुरू हुआ था। इतना बड़ा डाकघर सिर्फ 6 + 1 + 10 यानी मैक्सिमम 16 लोगों के लिए डाकघर शुरू हुआ था, जिसमें टेलीग्राम वगैरह सब शामिल था। आज उसमें करीब 250-300 कर्मचारी हैं और फिर भी जगह की कोई दिक्कत नहीं है। कितनी ज़बरदस्त, कितनी बड़ी प्लानिंग थी कि आज 118 साल के बाद भी वो एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट नहीं। और इतनी बड़ी व्यवस्था है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि डाकघर में रोजगार की हो चाहे बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, तो ये क्या क्या नई जो योजनाएं हैं वो क्या हैं, दर्शकों को बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि ये बहुत लोग इसके बारे में वाकिफ नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं जीपीओ के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ कि हाल में हम लोग जीपीओ में कई चीज़ों को ऐड किए हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड का टिकट है, कॉपर टिकट, उसकी प्रतिकृति या मॉडल को हम लोग ने वहाँ लगाया है। अरे वाह। इसलिए लगाया है कि फिर हम लोग ने हरकारा जो हम लोग का होता था, जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में दौड़ कर चल कर पत्रों को बांटने जाता था, उसकी भी प्रतिकृति को, मॉडल को वहाँ लगाए हैं। कबूतर हमारे यहाँ डाक लेकर जाता था पहले। कबूतर और चील का जो दिशा का ज्ञान है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है जी। तो उसी को यूज करके और उसको पाल करके कबूतर का यूज किया जाता था चिट्ठियों के आदान प्रदान में, और पूरे विश्व में होता था ये। क्या बात है जी। और उसको भी लगाए हम लोग वहाँ। और हम लोग बहुत ही खूबसूरत विषय पे बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कौतूहल का विषय रहा है हमारे और आपके ज़िंदगी में, डाकघर। चिट्ठियाँ ख़त्म होती जा रही है डिजिटल दुनिया में, और कोशिश कीजिए कि एक पत्र तो ज़रूर अपनों को लिखिए। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार सर मौजूद हैं। सर पुनः स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी हम लोग जीपीओ के बारे में बात कर रहे थे, उसके इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। आप अगर जीपीओ एक बार घूमते हैं, 2 बार घूमते हैं, 10 बार घूमते हैं, तो आधी हिस्ट्री को जान सकते हैं। क्योंकि एक मेरा स्टाम्प का वहाँ ब्यूरो है जी, स्टाम्प बेस्ड एक म्यूजियम भी हमारे पास है, उसमें एक डिजिटल म्यूजियम भी है स्टाम्प पर। इसके अलावा हमारे सैकड़ों साल पुराने लेटर बॉक्सेस हैं, उस पर जो राइटअप है, जो हरकारा पर राइटअप है, जो कबूतर पिजन पोस्ट पर राइटअप है, जो वर्ल्ड का पहला टिकट उस पर राइटअप है। इन सारी चीज़ों को पूरे कैंपस में घूमेंगे। एक हम लोगों ने चाणक्य पॉइंट बना रहे हैं, बुद्धा ए सेक्शन है, एक वॉकिंग पाथ है, जैसे कहीं आपका इको पार्क वगैरह में भी है, बहुत सुंदर वॉकिंग पाथ है। एक ओपन एयर थिएटर हम लोग बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं कि आप पटना का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट भी हो सकता है। ये इतिहास को जान सकते हैं, धरोहर को जान सकते हैं, विरासत को जान सकते हैं जी। अभी उसी के साथ आपने पूछा कि रोजगार के क्या साधन। रोजगार के ढेर सारे साधन हैं डाकघर में। आज की तारीख में हमारे करीब 10,000 ऑफिस हैं पूरे बिहार में, 1,66,000 ऑफिस हैं पूरे देश में। आज की तारीख में कई तरह की सेवाएं हैं। एक तो हम लोग सीधा अपॉइंटमेंट करते हैं
खेल पर आधारित अपॉइंटमेंट करते हैं, जो अभी करने की प्रक्रिया में है, करीब अंतिम दौर में चल रहा है। उसके अलावा बहुत तरह की एजेंसी है, पार्सल की एजेंसी है, स्पीड पोस्ट की एजेंसी है, इंश्योरेंस की एजेंसी है, माई स्टाम्प मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर स्टाम्प निकलवा सकते हैं, अपनों के ऊपर स्टाम्प निकलवा सकते हैं। जनरली स्टाम्प बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति पर निकलता है या उनकी मृत्यु के बाद निकलता है, लेकिन माई स्टाम्प के एरिया में आप अपने लोगों पर स्टाम्प निकलवा सकते हैं, जिसे अपने गुरुजी पर निकाल सकते हैं, अपने दादाजी पर निकाल सकते हैं, अपने नाना जी पर निकाल सकते हैं, अपने मित्र पर निकाल सकते हैं, अपने बच्चे पर निकलवा सकते हैं। और अगर उसी स्टाम्प लगा हुआ पत्र उनको भेजें या पार्सल उनको भेजें, तो आप सोचिए एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा, कितना एक जो आनंद का क्रिएशन होता है, एक हैप्पीनेस का लेवल क्या होगा। तो ये सारी सेवाएं उसमें, उसका भी एजेंसी है। उसके अलावा भी हम डाकघर की फ्रेंचाइजी देते हैं। जी, डाकघर की फ्रेंचाइजी, पूरा डाकघर का फ्रेंचाइजी देते हैं। और सारी सेवाओं में 4%, 10%, 20%, 25%, 30% तक का कमीशन देते हैं। हमारे जो फ्रेंचाइजी चला रहे हैं वर्षों से, वो लाखों में प्रति माह कमाते हैं, लाखों में। तो इतना अच्छा डाकघर का में रोजगार के साधन है। और चूंकि डाकघर भारत सरकार की संस्था है, सीधे भारत सरकार की संस्था है, तो इसमें इसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है, गुडविल बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको मैंने यही एक संस्था है जिसको घर की संज्ञा दी गई है, डाक घर कहा गया है। सारे को कार्यालय कहा जाता है, विभाग कहा जाता है, एकमात्र है क्षेत्र जिसको घर कहा जाता है, क्योंकि लोगों से इतना जुड़ा है, जितना हिला मिला है, इतना अपनापन लोगों के बीच में है। तो आप इसकी एजेंसी लेकर के, आउटसोर्सिंग एजेंट बन करके या फ्रेंचाइजी लेके कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत मशक्कत भी नहीं करना पड़ता है। इतने अच्छे साधन हैं रोजगार के हमारे यहाँ। जी। और जैसे कि अभी देखा गया है कि लोगों में जागरूकता का अभाव रहता है, और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें लोगों तक, जन तक पहुंच नहीं पाती है। तो लोगों तक पहुंचने के लिए डाकघर कैसी जागरूकता अभियान करता है? एक तो हमारे बड़ी संख्या में डाकघर हैं, तो अपने डाकघरों में बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ रोज आते हैं, तो वो उसके दौर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे इस तरह के कार्यक्रम का, मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का भी हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका साथ मिले और उसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच पाएँ, और साथ मिलता भी है और कुछ हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने एक बाइपेक्स बिहार फिलेटलिक एग्जीबिशन किया था जी, पटना में ही, जिसका शुरुआत में आपने दिखाया था हल्का सा। उसमें हम लोग इसका बहुत भारी प्रयोग किए, सोशल मीडिया वगैरह का, और बड़ी सफलता मिली। 3 दिन में वहाँ करीब करीब 40 से 50 हज़ार लोग विजिट किए, और करीब करीब 5,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए। 150 टीम डांस में पार्टिसिपेट किए। 152 लोग स्टाम्प डिजाइन स्टाम्प प्रदर्शनी में, कंपटीशन में बड़ी संख्या में बहुत अच्छा रहा। 450 फ्रेम लगाने पड़े। तो इसका बेनिफिट मिलता है अवेयरनेस का। और अवेयरनेस के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आज की तारीख में है तो मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो हम लोग प्रयास करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरह बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करते हैं कि उसका हम लोग उपयोग करें, उसका लाभ हम लोग उठाएं। जी, और उम्मीद करते हैं कि लोग इसको पसंद भी करेंगे। अब सर, आपके शौक़ के बारे में जनता भी जानना चाहेगी कि जो इतने खूबसूरत, ऑलरेडी आप जिस विभाग में हैं, लेकिन आपके शौक़, आप लेखनी भी है, टिकट्स भी है, ये सारी, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, अगर शौक़ कहें तो पहला शौक़ मेरा है पढ़ने का। शायद ही कोई सप्ताह या महीना होता है जिसमें मैं एक किताब कम से कम नहीं पढ़ लेता हूँ। जी, तो ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट शौक़ मेरा ये है। दूसरा शौक़ मेरा है जिसकी चर्चा आपने किया, ये गार्डनिंग का और इंटीरियर्स बनाने का। मैं दूसरे लोगों के लिए भी इंटीरियर्स बनाता हूँ, जबकि मैं दूसरी सर्विस में हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों के लिए भी इंटीरियर्स बनाता हूँ।
और अपना भी कुछ ना कुछ करता रहता है उस पर। जैसे फ्लावर्स में, गार्डनिंग में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जीपीओ में 125 तरह के गुलाब थे, अभी ख़त्म हो गए हैं बरसात में डूबने के चलते। मैं जब पिछला बार यहाँ था तो उसमें करीब 125 तरह के गुलाब लगाए थे। गुलाब बहुत तरह के होते हैं, उससे 400-500 तरह के गुलाब हैं, 125 तरह के गुलाब लगाए थे। अपने भी गार्डन में हमने हाल तक करीब 5000 गुलाब के पेड़ लगाए हुए थे, 5000 जो गुलाब के, जरबेरा के, वगैरह वगैरह। तो दूसरा एरिया मेरा गार्डनिंग कहिए या हॉर्टिकल्चर कहिए या फ्लोरिकल्चर कहिए, ये है। और छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर मैं स्टाम्प भी कलेक्ट करता हूँ और लिखता हूँ। मैं अभी तक मैं करीब 6-7 बुक्स लिखा हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, और मेजरली जो लिखा हूँ वो हिस्ट्री पर, हिस्ट्री नहीं आप विरासत पर कहेंगे, और स्टाम्प और विरासत को जोड़ करके, स्टाम्प और गांधी जी को जोड़ करके, स्टाम्प और बिहार के हेरिटेज को जोड़ करके, इस बिहार की ग्लोरी को लेकर के बच्चे कैसे हॉबी डेवलप करें उस पर, ये सब कुछ लिखा हूँ। यही कुछ चीज़ें हैं जो। और स्टैम्प के बारे में सर कुछ बताएं कि स्टैम्प कलेक्शन? स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प तो पहले एक छोटा सा पेपर है का टुकड़ा जो है, वो पेपर का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है। वो एवरी स्टाम्प टेल्स ए स्टोरी, एक हर स्टाम्प के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है, एक धरोहर है। एक स्टाम्प जो है आपको विदेश के बारे में इतनी जानकारी दे देता है जितनी जानकारी आपको छोटी मोटी किताब पढ़ के नहीं होगी। जैसे स्टाम्प के साथ एक फर्स्ट डे कवर निकलता है, फर्स्ट डे कवर, एक ब्रोशर निकलता है, तो अगर आप तीनों चीज़ को पढ़ेंगे तो स्टाम्प कहाँ का, पहले स्टाम्प ही देखेंगे तो स्टाम्प का कलर दिखेगा, स्टाम्प में करेंसी का मार्क दिखेगा, स्टाम्प में कंट्री का मार्क दिखेगा, स्टाम्प में उस कंट्री के जो क्या कल्चर है उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, उसकी पेंटिंग्स दिखेगी, उसके कलर कॉम्बिनेशंस दिखेंगे, उसके स्ट्रोक्स दिखेंगे, उसके पैटर्न्स दिखेंगे, उसके जगह का नाम दिखेगा, उसके जगह दिखेंगे। तो आप स्टाम्प इज ए काइंड ऑफ मिनी एम्बेसडर, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, एक कंट्री के लोगों को दूसरे कंट्री से सीधे जोड़ देता है। बिल्कुल। और जैसे आप स्टाम्प कलेक्शन आप करते हैं तो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक का स्टडी है कि कलेक्शन इज ए ह्यूमन हॉबी। कोई स्टाम्प कलेक्ट करते हैं, कोई सामान कलेक्ट करते हैं, कोई साड़ी कलेक्ट करते हैं, कोई शर्ट को कलेक्ट करते हैं, कोई टाई कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन इज ए हॉबी, जिसको कलेक्टोमैनिया भी कहते हैं। तो जैसे स्टाम्प कलेक्ट करते हैं तो आपके एक इनहेरेंट नीड का सेटिस्फैक्शन होता है, एक इनर्ट और इनहेरेंट नीड सेटिस्फाई होता है। और जब भी आप स्टाम्प के एल्बम को देखते हैं, आप जितना भी थक कर आए, 15-16 घंटा काम करके आए, और आप अपने स्टाम्प कलेक्शन को आप 5 मिनट के लिए देख लें, आप सब कुछ भूल जाएंगे, पूरा दुनिया आपकी बदल जाएगी और आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे। तो दिस इज हॉबी। आप जब, हॉबी वही चीज़ है कि आप कितना भी घंटा काम करें कभी आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप आपके पैशन से और इनर डिजायर से जुड़ा हुआ है वो। इसी को कहते हैं इकिगाई जापान में, कि आप अपने पैशन का काम करते हैं तो थकते भी नहीं हैं, कभी उसमें बूढ़ा नहीं होते हैं आप, और कभी उसको छोड़ने का मन नहीं करता है उस काम को। तो स्टाम्प कलेक्शन हम लोग विभिन्न सोर्स से करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, उससे दोस्ती बढ़ती है। इससे पेन पॉल्स बनाते हैं पत्र लिख करके स्टाम्प कलेक्शन के लिए, जो पत्र आते हैं उसमें स्टाम्प निकालते हैं, और जो कॉमेमोरेटिव स्टाम्प निकलते हैं, स्मारक डाक टिकट, उसका आप हमारे जीपीओ से खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ डिपॉजिट अकाउंट खोलने का एक प्रावधान है, जिसमें अगर अकाउंट आपने खोल लिया तो बिना किसी रजिस्ट्री शुल्क का आपको जितने स्टाम्प टिकट निकलेंगे या जिस तरह के स्टाम्प का आप मांग करेंगे,
आपके घर पर पहुंचाया जाएगा बिना कॉस्ट का। बच्चों के लिए इतनी अच्छी हॉबी है, इसको कहते हैं कि मोस्ट क्रिएटिव टूल ऑफ लर्निंग। किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है तो सबसे अच्छी हॉबी है। बिल्कुल। और जब इस क्षेत्र में आना होता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, चुनौतियाँ भी बहुत सारी आती हैं, तो ऐसा आपको कब लगा कि ये बहुत टफ है लेकिन हम कर सकते हैं? रिगार्डिंग स्टाफ कलेक्शन, रिगार्डिंग जी। अच्छा, ये चुनौती तो बेसिकली मेंटल है, मानसिक स्तर का रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन है। एवरी डे आप किसी भी काम में रहें, अगर बेटर 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 करना चाहते हैं तो एवरी डे इज ए चुनौती एंड एवरी डे इट इज अपॉर्चुनिटी। यानी आपका मेंटल रिफ्लेक्शन या रिस्पॉन्स क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी मान सकता है, उसको चुनौती मान सकता है। और आप किसी भी सर्विस में रहें या किसी भी जॉब में रहें, चाहे जॉब कोई भी हो, ये अगर गौर करेंगे तो एवरी डे ये है। आप उसको अगर पॉजिटिवली लेंगे तो अपॉर्चुनिटी है, अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे तो आपको चुनौती है। तो मैं इसी के बीच में मैंने झूलता रहा, चुनौती और अपॉर्चुनिटी के रूप में। ज़्यादातर समय में मैं इसको अपॉर्चुनिटी ही मानता हूँ, क्योंकि डाक विभाग बहुत ही व्यापक विभाग है। एक डाक विभाग से आप इतनी चीज़ें कर सकते हैं और करते हैं। जैसे अभी इंश्योरेंस की बात किया जी। हमारा डाक जीवन बीमा है, सबसे पुराना इंश्योरेंस है, सबसे कम प्रीमियम पर सबसे ज़्यादा बोनस हमारा है। 140 साल पुराना बीमा लोग करते हैं। खुदा न खास्ता कभी कुछ हो जाता है तो उसके लिए कितना बड़ा संबल बनता है ये। उसी तरह हमारे यहाँ सुकन्या है, समृद्धि योजना जी। अपनी बेटियों को कहते हैं कि रानी बनाएंगे। तो बेटी को अगर रानी बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे पहला तरीका है कि आप उनके नाम पर सुकन्या खाता खोलें और आज ही खोलें। और हम लोग सब मिलकर के कोशिश करें कि पूरे राज्य में, पूरे देश में, अपने मोहल्ले और इलाके में एक भी बेटी जो 10 साल की से कम की है वो नहीं बचे जिसके नाम से खाता नहीं हो। एक सुकन्या समृद्धि योजना का हर बेटी के नाम पर हो। बेटी सशक्तिकरण और नारी सशक्तिकरण का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है और कोई टैक्स नहीं है। ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। उसी तरह नई योजना हम लोगों ने भी शुरू किया है, वात्सल्य पेंशन योजना, जो एनपीएस है जी। एनपीएस पेंशन योजना स्कीम है। तो अब पहले 18 साल की उम्र में होता था, अब आप 0 साल के बेटा बेटी के नाम पर भी पेंशन का खाता खोल सकते हैं। 18 साल तक आपके केयर ऑफ में चलेगा, गार्जियनशिप में चलेगा। जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होगा उसके नाम से पेंशन स्कीम कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी बहुत अच्छा रिटर्न है। सुकन्या समृद्धि का तो हाईएस्ट रिटर्न है इन द मार्केट, उससे अच्छा किसी का रिटर्न ही नहीं है। उसी तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ का खाता हमारे यहाँ है, वो भी लगातार इन सभी खातों का जो सबसे बेहतरीन बात है वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जो चमत्कार है, जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर, 8वां वंडर है। जो इसको सीखता जानता है उसका लाभ उठाता है, जो नहीं जानता है वो पीछे रह जाता है। तो आप छोटा छोटा अमाउंट 500 रुपये, 2000, 1000, 3000, जिस दिन जब मन हुआ डाल दिए, जब पैसा हुआ डाल दिए। ये छोटा छोटा पैसा जब हमारी बेटी 18 साल की, 21 साल की होती है तो 14 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाता है। पीपीएफ में आप छोटा छोटा अमाउंट डालते हैं। हम लोग जब ज्वाइन किए थे सर्विस तो 100, 150, 50 इस टाइप के अमाउंट डालते थे। आज वो लाखों में हो गया है, कब हो गया पता नहीं चला। तो छोटा छोटा अमाउंट आपको बड़ा रिटर्न देता है, आपके भविष्य को सुरक्षित करता है, क्योंकि बचत की आदत और सही जगह उसका निवेश सबसे अच्छी सुरक्षा है, सबसे अच्छी बीमा है। वो सब डाकघर में उपलब्ध है। तो आप देखिएगा तो एक डाकघर जा करके आप जितनी तरह की आपकी सेवाओं की जरूरत है करीब करीब सबको पूरा कर सकते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इंश्योरेंस का हो,
चाहे पार्सल का हो, चाहे विदेश से संबंधित हो, फॉरेन पोस्ट भेजना हो, फॉरेन से पैसा मंगवाना हो। आप सोचिए अगर लिस्ट बनाएंगे तो शायद ही कोई सेवा होगा जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं। बस लोगों में जानकारी का अभाव है जिसके लिए आप लोग की मदद की जरूरत है। जी बिल्कुल। और सर कुछ ये जानना चाहेंगे कि आपको मैन ऑफ द ईयर 2001 भी मिला, फिर और बहुत सारे पुरस्कार मिले, उसके बारे में कुछ बताएं, उस पल के जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आप लेते हैं, तो मैं अपने मित्रों को भी कहता हूँ, सहकर्मी मित्रों को भी कहता हूँ, अपने विभाग के लोगों को भी कहता हूँ कि जब भी आप जो भी काम करें, जो काम करें, आप बेस्ट फॉर्म में करें, आप पूरे दिलो जान से करें, पैशन के साथ करें। ऐसा लगे कि जितना देर इस काम को हम कर रहे हैं, मेरा जन्म ही, हमारा जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। अगर कोई काम कर रहे हैं 1 घंटा लगना है या 10 मिनट लगना है, फिर बाथरूम की सफाई कर रहे हैं 5 मिनट लगना है या 7 मिनट लगना है, तो आप ये मान के चलें कि वो 7 मिनट का जन्म आपको इसी काम के लिए हुआ है। और उसको इतने अच्छे तरीके से करें कि वो विश्व का सबसे अच्छा काम हो। मजाक में कहता हूं मैं कि आप बाथरूम साफ कर रहे हो, मैं सबसे छोटा काम बताता हूँ। इस छोटा काम नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण काम है, लेकिन मान लीजिए छोटा काम मान लेते हैं, तो आप ऐसा सफाई करो कि मन में ये भाव रहे कि आज अगर विश्व की कोई प्रतियोगिता हो तो हमारा बाथरूम ही बेस्ट बाथरूम हो। जी, जैसे जापान में लोग टॉयलेट कल्चर चलाते हैं, उसमें जब गेस्ट उनके यहाँ आते हैं तो सबसे पहले उनको टॉयलेट ले जाते हैं, मतलब कि वॉशरूम ले जाते हैं। वॉशरूम वो ये दिखाते हैं कि हमारा वॉशरूम अगर ऐसा है तो मेरा ड्राइंग रूम और बेडरूम कैसा होगा, इतना सुंदर है। तो ये भाव को अपने में भी कल्टीवेट करने की कोशिश मैं लगातार किया कि जिस काम को भी कर रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, आ गया पोस्टल सर्विसेज में, कोई इसका संबंध नहीं था, लेकिन जब आ गया तो ये भाव से हमेशा काम किया कि इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग करते गए अपने सहकर्मी मित्रों के साथ मिलकर के, जो हमारे विभाग के लोग हैं। जितनी भी उपलब्धि छोटी बड़ी हुई है, उसमें 1-2-5% मेरा योगदान है, 90 से 95% उन सबों का योगदान है जो मेरे साथ रहे, चाहे उनके सहयोग, काम के सहयोग में हो, उनके विचार के सहयोग में हो, या उनके भाव और ब्लेसिंग्स के रूप में हो। इसका बहुत महत्व होता है जी। एंड वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट कि इतने लोग पॉजिटिव भाव आपके लिए रखते हैं या आपके साथ चलने को तैयार है। तो इन सबों को मिला करके जो एक इफेक्ट बनता है, जो एक एनर्जी बनती है, उसी का रिजल्ट है कि मैन ऑफ द ईयर मुझे 2000 में मिला। मैंने अनथिंकेबल था, और उसमें भी बड़े बड़े लोगों के कंपटीशन में मिला, ऐसे लोगों को कंपटीशन मिला जो परिकल्पना से बाहर थी। और राज्य स्तर पर नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई कि डाकघर के, और एक जो मैं चीफ पोस्ट मास्टर जीपीओ था, उसमें एक पोस्ट मास्टर को भी मैन ऑफ द ईयर मिल सकता है किसी राज्य में। तो ये मुझे लगता है कि सारे एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन था, हमारी भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, भगवान का आशीर्वाद होगा, माँ पिता का आशीर्वाद होगा, और सबसे ज़्यादा जो साथ में हमारे लोग हैं, मित्रगण हैं, सहकर्मी मित्रगण हैं हमारे, जिनको हम कर्मचारी, उन्हीं के बारे में सहकर्मी मित्र कर रहा हूँ, वो सबों का मैंने साथ में अच्छे से काम करना और अच्छे भाव से काम करना और काम के बारे में अच्छा भाव रखना, ये सब मिला करके जो मैंने एक पैकेज बनता है, उसी के चलते कोई काम के ऊंचाई पर जाता है। और चाहे ये पुरस्कार मिले हों, चाहे वो पुरस्कार मिले हों, सही बात है कि छोटे मोटे कई पुरस्कार मुझे मिले। 2015 में आपने ये मगध रत्न भी मिला मुझे, आइकन ऑफ इंडिया का भी एक अवार्ड मिला मुझे आउटलुक मैगजीन के द्वारा, और इस तरह के और भी प्रभात खबर ने भी मुझे झारखंड में दिया था आइकन का, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार में दिया है बिहार आइकन का। तो इस तरह के मिले, लेकिन इसका पता नहीं मुझे कैसे मिले, लेकिन मुझे अब व्हेन आई लुक बैक एंड थिंक, तो मुझे लगता है कि 2 चीज़, कि जिस भी काम को किया हमने सब कुछ छोड़ के किया, खूब बहुत अच्छा करेंगे,
मैंने बहुत सारे अड़चने भी आती हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं भी आती है, बहुत सारे शिकायत क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, लेकिन ये भाव हमेशा रहा कि इस काम को बेस्ट तरीके से करेंगे। और सारे लोग जो मेरे साथ थे उनके जी, और एक पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जी, तो आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि आज के ज़माने में जहाँ पे लोग बहुत ही कभी ये कर ले रहे हैं, कभी वो कर ले, एक फ्लक्चुएशन रहता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते जो आजकल के बच्चे। तो पॉजिटिव थिंकिंग होना और एक काम को लेके संकल्पित रहना कितना आवश्यक है? पॉजिटिव थिंकिंग तो आपके जीवन का सार है। आप जितना पॉजिटिव थिंकर होंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। कोई भी 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना प्रैक्टिस करके देख ले कि हम आज नेगेटिव नहीं सोचेंगे दिन भर, और 1 महीना नहीं सोचेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप ही वो व्यक्ति हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा मांगते हैं अपने आप से, अच्छा मांगते हैं प्रकृति से, भगवान से, तभी आपको अच्छा मिलता है। देखिए, हम लोग अपने बच्चे थे, अपने माँ पिता से जब मांगते थे चॉकलेट तो चॉकलेट देते थे, जब मांगते थे पेड़ा तो पेड़ा देते थे। तो आप जो भगवान से मांगेंगे, परम पिता से, वही आपको देंगे। आप उनसे मांगेंगे पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, जो आपको पसंद है आपके पिता तो ही देंगे ना, क्या देंगे आपको? सही बात है। अगर मिर्च का कोई सब मांगते, कोई सामान, मिर्च से बना हुआ कोई सामान मांगते, तीखा कोई सामान मांगते अपने पिता से, तो सामान देते तीखा वाला आपको। तो परम पिता तो उससे बहुत बड़े हैं। तो ये तो पॉजिटिव होना इज द सार, सब कुछ का सार है। और फोकस्ड रहना, पॉजिटिव रहना और फोकस्ड रहना, ये मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं जी। आपकी जिसकी चर्चा आपने शुरुआत में किया था कि आप कोई चीज को शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात षड्यंत्र करेगी इसको पूरा करने के लिए। इसको अल्केमिस्ट का एक सेंटेंस है, अल्केमिस्ट का से आया है। तो ये पॉजिटिव रहना, फुल ऑफ एनर्जी रहना और फोकस्ड रहना, ये 2 चीज अगर आप कर दिए तो आप जो चाहेंगे मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्टेशन का ये तरीका है। क्या बात है। और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने अच्छे काम किए हैं और इतनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ की, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी आज का ये जो वार्तालाप है बहुत ही पसंद आया होगा। सर, इतनी अच्छी बात करने के लिए और डाकघर के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए और हमारी शो की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमेशा की तरह आपके ख़त का इस डिजिटल ज़माने में भी हमें इंतज़ार रहता है। तो कैसा लगा हमारा प्रोग्राम और कैसी लगी हमारी बातचीत, ये ज़रूर ख़त लिख के बताएं। उठाइए अपना कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।